नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 23 नवंबर 2023 ईस्वी। 23 नवंबर और 2023 ईस्वी भी आ गया है और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ क्या आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मेन क्या है सारे लेंदी हैं तो वो आपको बताना है मुझे। एक बिहार स्पेशल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि बिहार कैबिनेट ने स्पेशल स्टेटस के लिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, बिहार कैबिनेट नॉट टू सीक स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट। बिहार कैबिनेट ने इस चीज़ की मंजूरी दी कि भाई हमें विशेष राज्य का मिलना चाहिए दर्जा। इस पर हम लोग देखेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा आखिरकार क्या होता है, जो बिहार सरकार बहुत दिनों से डिमांड कर रही है। और वो मिलने के बाद क्या बिहार जापान हो जाएगा, और वो मिलने से पहले क्या बिहार डेवलप नहीं कर पा रहा है, कौन से ऐसे राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं और कौन से ऐसे राज्य हैं जो बिना विशेष दर्जे के ही डेवलप कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज के न्यूज़ पर भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं, तैयारी छोड़ दें, या रिजर्वेशन ज़्यादा हो गया है तो तैयारी छोड़ दें। तैयारी करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्ज़ी होती है। मैं कभी भी आपको फोर्सफुली नहीं बोलूँगा कि तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ना सिविल सर्विसेज का गुरु, ये आपका बर्डन लेके जब भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना कि मुझे तो 4 महीने में निकाल लेना है, मुझे बर्डन है सर पे, मुझे जॉब ही चाहिए, तो वैसी स्थिति में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिलेबस इसका ओर से छोर तक है। करंट अफेयर अनडिफाइन है, निबंध अनडिफाइन है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे कोई अता पता होता नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे बड़े सिलेबस वाले सब्जेक्ट भी हैं, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट भी हैं। इसलिए जब भी आप तैयारी करते हैं तो पहली बात तो माइंडसेट बनाना होता है कि हाँ मुझे करना है। मार्क्स आपका, कल भी मैंने बताया था, मार्क्स आपका दर्पण है। उसने आपको दिखाया है कि 69 बीपीएससी पीटी में जो आप पढ़ते हुए भी सवाल गलत करके आ गए, उसके बाद आपकी क्या हैसियत रह गई है। सही से बता रहा हूँ मैं, पढ़ते हुए भी सवाल गलत करके आए हैं क्योंकि मिक्स कर दिया था, बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए। तैयारी कीजिए। 70 बीपीएससी का पैटर्न भी आपको पता है, सब कुछ आपको अब पता है। 1/3 नेगेटिव होगा ये भी पता होगा, और कोई पैटर्न भी नहीं चेंज होने जा रहा है, कुछ भी नहीं चेंज होने जा रहा है। तो करना है अगर तैयारी तो पहले माइंडसेट बनाइए कि हाँ मुझे करना है, और दबाव में नहीं करना है, इंटरेस्ट से करना है। इंटरेस्ट से जब आप करेंगे ना इस चीज़ को पसंद करके, तो आपको कभी बर्डन नहीं लगेगा पढ़ने में। और जिसको बर्डन नहीं लगेगा पढ़ने में वही रूटीन फॉलो करके पढ़ाई कर सकता है। बर्डन लगेगा तो आप 2 घंटे पढ़ के छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि अता पता नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मार्क्स मत देखिए अपने, आप अपने इंटेंट को देखिए, आप अपने उद्देश्य को देखिए, मार्क्स मत देखिए। मार्क्स हो सकता है इस बार जिसके 20 मार्क्स हो ना, अगली बार वो एग्ज़ाम पास कर जाए पूरा, प्रीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ। मार्क्स से डिसाइड नहीं होता कि आपकी काबिलियत क्या है एक बार के एग्ज़ाम के मार्क्स से। कभी कम कभी ज़्यादा, अब 67 में ज़्यादा आए होंगे, 68 में कम हो गए होंगे, 69 में ज़्यादा आए होंगे, तो क्या हो रहा है बताइए मुझे, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम अलग अलग हैं, कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मार्क्स को मत देखिए, अपने उद्देश्य को बस देखिए और कुछ भी मत देखिए। मछली की आंख दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखनी चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक होप जाग गया है कि उत्तराखंड में जो टनल में फंसे हुए हैं मजदूर हैं, उनको आज या कल में ऑपरेशन ख़त्म हो सकता है और वो निकाले जा सकते हैं। और एक तो ये था, और एक बैड न्यूज़ था कि भाई आर्मी के 2 कैप्टन और 2 सोल्जर, राजौरी में ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। चलिए आगे चलते हैं, मुख्य न्यूज़ पर आज चलते हैं। देखिए भारत और कनाडा का रिलेशन निज्जर की किलिंग के बाद से, निज्जर कौन था तो निज्जर खालिस्तानी आतंकवादी था जिसकी किलिंग हुई कहाँ पर, तो कनाडा में उसको गोली मार दी गई। एक गुरुद्वारे के पार्किंग में गोली मारी गई। उसका सीधा सीधा आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने बैक चैनल के थ्रू पहले भारत के साथ संपर्क करना चाहिए थे कि भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ सामने आ रहा है, आपका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है हमें, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा संसद में खड़ा होकर हम पे आरोप लगा दिया। ये क्या होता है, ये डिप्लोमेसी का तरीका, और इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरह के तरीके नहीं परस्यू किए जाते हैं, खासतौर से वहाँ जहाँ पर आपके रिलेशन अच्छे हों। कनाडा के साथ हमारे रिलेशन कभी उतने ख़राब नहीं रहे, कुछ इशू ज़रूर रहा हम दोनों देशों के बीच में, लेकिन कभी भी लो लेवल पर नहीं गया हमारा रिलेशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भारतीय लोग कहाँ पर रहते हैं तो कनाडा में रहते हैं।
जिसके कारण से कनाडा और भारत का रिलेशन हमेशा से ही अच्छा रहा है। और ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल स्वर्णिम टाइप का रहा है अच्छा। हाँ, हम दोनों के रिलेशन ख़राब नहीं रहे हैं, ये हम ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन कुछ इशू ज़रूर रहा है। ख़ास तौर से जस्टिन ट्रूडो की जब से सरकार आई तब से इशू ज़्यादा हो गए, क्योंकि इनकी सरकार में कुछ ऐसे मंत्री शामिल हैं जिनको भारत सरकार सही नहीं मानती है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खालिस्तान जैसे आतंकवादी संगठन जो होते हैं, आतंकवादियों का जो मूवमेंट है उसको जो सपोर्ट करते हैं इनकी सरकार के मंत्री, फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो दूतावास है कनाडा में उस पर अटैक किए जाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि लुटियंस में, दिल्ली में सबसे सुरक्षित एरिया है लुटियंस, वहाँ पर कनाडा का दूतावास है, उस पर जाके कोई अटैक करे, वहाँ पर उसके झंडों को जलाए, उसके अधिकारियों को पोस्टर लगा के उनको मारने की धमकी दे, तो आप इमेजिन कीजिए कि कनाडा की सरकार कहाँ कहाँ पर नाचती फिरेगी। तो अब देखिए थोड़ा सा रिलेशन अब नॉर्मल होना शुरू हुआ है। क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक एक कदम बढ़ा रहे हैं दोनों सरकार। तो 2 मंथ के बाद भारत सरकार ने ई वीज़ा सर्विस को रिज्यूम कर दिया है। जो कनाडा के नागरिकों को ई वीज़ा सर्विस दिया जा रहा था उसको रिज्यूम कर दिया है। तो भारत और कनाडा का रिलेशन क्या है, किन क्षेत्रों में हम लोग मिलकर काम करते हैं। 69 बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आईआर का टॉपिक में से एक है भारत और कनाडा का रिलेशन। उसके अलावा 70 बीपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, और आईआर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए देख लेते हैं अलग अलग जो डायमेंशन होंगे भारत और कनाडा के रिलेशन के, उसी को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। मैंने परसों भी समझाया था भारत और यूएसए का रिलेशन, जिस दिन मैंने पढ़ाया था कि आईआर में हमेशा क्या देखा जाता है कि दोनों देशों के बीच में कौन कौन से कॉमन इंटरेस्ट हैं और कॉमन कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पर हैं, उसी के आधार पर पूरा पूरा रिलेशन डिसाइड होता है। तब हम अलग अलग क्षेत्रों में देखते। पहले राजनीतिक संबंध क्या है। भारत ने कनाडा के साथ अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किया था। भारत और कनाडा के बीच में लोकतंत्र, पहली बात तो दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, मानवाधिकार, विधि का शासन और बहुलवाद यानी कि डाइवर्सिटी जैसे साझा सिद्धांतों पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध रहा है। बायलैटरल टाइज हमारे दीर्घकालिक रहे, जब से हम आज़ाद हुए हैं तभी से हमारे रिलेशन क्या रहे हैं, सही रहे हैं, कभी इतना खराब नहीं रहा है। अभी सबसे खराब रिलेशन था। आर्थिक सहयोग क्या है। हाल के समय में भारत और कनाडा के बीच में द्विपक्षीय व्यापार प्रतिवर्ष $6 बिलियन का था। ये सब फैक्ट और डेटा आपको कहाँ पर काम आएगा, तो मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे कनाडा के रिलेशन पर, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आर्थिक रिलेशन हमारा कितना ज़्यादा डॉलर का है, कितना ज़्यादा हम व्यापार करते हैं, सरप्लस किसके पक्ष में है। कनाडा में भारतीय निवेश का मूल्य $4 बिलियन से अधिक था। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक यानी 23 वर्षों तक लगभग में $3,306 मिलियन के कुल निवेश के साथ कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक था। अगर भारत में सबसे ज़्यादा निवेश आए हैं तो उसमें 18 नंबर पर कौन है, तो कनाडा है, जिसने 23 वर्षों में लगभग में 3,306 करोड़ 3,300 करोड़ के लगभग में निवेश किया है भारत में। 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में उपस्थिति रखती हैं। 600 से ज़्यादा कनाडाई कंपनी भारत में काम कर रही हैं। 1000 से अधिक कनाडाई कंपनी भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। 600 से ज़्यादा तो भारत के अंदर काम कर रही हैं। बाकी 1000 कंपनियां जो है क्या है, तो भारत के बाजार के साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों देश एक व्यापक आर्थिक समझौते, अभी इसको जरूर आपको लिखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए तकनीकी वार्ता में संलग्न हैं, जिन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश और व्यापार सुविधा जैसे विषय शामिल हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए दोनों देश अभी बातचीत भी कर रहे हैं अलग अलग इशू पर कि कहाँ कहाँ पर हम फ्री ट्रेड को अपना सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम दोनों को क्या करना चाहिए, ड्यूटी और कस्टम्स वगैरह को कम करना चाहिए। ओके, प्रवासी संबंध क्या है। कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादियों में से एक की मेजबानी करता है, जहां भारतीय मूल के करीब में 16 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। कितने लोग, तो 16 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। वे कनाडा की कुल आबादी का 3% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। इनमें से 7 लाख गैर निवासी भारतीय हैं, एनआरआई हैं। 16 लाख में से 7 लाख क्या हैं, एनआरआई हैं। बाकी तो वहाँ पर जाके कई सारे लोग नागरिकता भी ले लेते हैं। अब एजुकेशन और इनोवेशन के क्षेत्र में भी हम सहयोग कर रहे हैं। कनाडा में अध्ययनरत भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का लगभग में 40% हैं। कनाडा के बौद्धिक संपदा कार्यालय, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस और भारत का औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्षेत्र में सहयोग के सशक्त करने पर भी सहमत हुए हैं कि हम IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जब भी उल्लंघन होगा इन दोनों देशों के किसी के कंटेंट पर, तो उसका भी हम क्या करेंगे, समान रूप से हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। रणनीतिक महत्व क्या है। क्षेत्र में भारत के बढ़ते आर्थिक व जनसांख्यिकी महत्व को देखते हुए कनाडा की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए कनाडा के हिंद प्रशांत रणनीति में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में
में उपस्थित रहता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आईसी इम्पैक्ट्स कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य देखभाल, एग्री बायोटेक, अपशिष्ट प्रबंधन, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। यानी कि साइंस एंड टेक रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से हमारा बहुत ही पुराना रिलेशन है और उसी को हम लोग अभी तक परस्यू कर रहे थे। इंडिया कनाडा, अब आईपी इम्पैक्ट्स का क्या है फुल फॉर्म, तो इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेशन मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। दोनों देशों के बीच प्रथम व एकमात्र अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र भी है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होता है वो यही काम करता है उसका भी। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पोलर कनाडा ने शीत जलवायु आर्कटिक अध्ययन पर ज्ञान का आदान प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कार्यक्रम भी शुरू किया है। भारत का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है और जो वहाँ का पोलर कनाडा वो क्या कर रहे हैं, तो शीत आर्कटिक जो क्षेत्र होता है ऊपर का नॉर्थ वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, उसमें हम रिसर्च वगैरह को साझा भी करते हैं एक दूसरे देशों के साथ। अंतरिक्ष में भी सहयोग है। इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने बाह्य अंतरिक्ष के लिए यानी कि आउटर स्पेस के लिए उसके लिए भी क्या किया है, उपयोगिता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। आउटर स्पेस रिसर्च के लिए भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसरो के वाणिज्यिक शाखा जिसका नाम है अंतरिक्ष, इसको हिंदी में अंतरिक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में एंट्रिक्स बोलते हैं, ने कनाडा के लिए कई नैनो उपग्रह भी लॉन्च किए हैं। इसरो ने कई सारे कनाडा के उपग्रह को भी लॉन्च किया है। इसरो द्वारा 2018 में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए इसके 100 सैटेलाइट PSLV कनाडा का पहला लियो अर्थ उपग्रह भी शामिल था। ये तो हो गए वो क्षेत्र जिन क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि भारत और कनाडा के संबंध में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। या तो ये पूछा जाएगा भारत और कनाडा किन किन क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, हमारे संबंधों में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए जो IR के सवाल आते हैं वो 2 सवाल लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट का तात्पर्य तो आपको पता ही होगा, यानी कि 2 DI अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें जितने मार्क्स मिलेगा उतना ही 2 IR के जब आप सॉल्व करते हो उतना मार्क्स मिलता है आपको। तो इसलिए IR को आप इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा ये, क्योंकि आपको डायरेक्टली 70 से ज़्यादा नंबर दिला सकता है। हाँ सही से लिखेंगे तो सब्जेक्टिव है तो उतना मार्क्स तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप अगर क्या होता है ना, दरअसल इसका सिलेबस छोटा है, 10 टॉपिक पढ़ लो तो उसी में से आ जाता है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, भारत सरकार ने कनाडा के भीतर कुछ सीमांत समूहों की उपस्थिति और गतिविधियों पर लगातार चिंताएं की है। भारत सरकार ने बोला है कि आपके यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ से बैठे बैठे भारत में अशांति बनाते हैं। और देखिए आपने देखा होगा खालिस्तान का मूवमेंट कनाडा में चलाया जाता है, भारत में नहीं चलता है। वो भारत में चला था तो उसको अंत कर दिया भारत सरकार ने एक दिन में, लेकिन भारत के सिखों को नहीं चाहिए खालिस्तान, कनाडा में जो बैठे उनको चाहिए खालिस्तान, तो कनाडा में ही बना लो खालिस्तान, है ना। वहाँ तो ज़मीन भी बहुत सारा है। हाल ही में कनाडा ने एक ऐसे परेड की अनुमति दी जिनमें 1984 भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों द्वारा नृशंस हत्या को प्रदर्शित किया गया। इस निरूपण को सिख अलगाववादियों द्वारा हिंसा के महिमा मंडल के रूप में देखा गया और उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को पब्लिकली वहाँ पर दिखाया, उसको लेकर परेड किया, उसको जश्न मनाते हैं ये लोग। अब आप समझ सकते हैं कितने घृणित सोच के ये मनुष्य हैं और कनाडा की सरकार इस चीज़ को अनुमति देती है। विल्सन सेंटर थिंक टैंक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन का मानना है कि कनाडा में बढ़ती सिख गतिविधि, ओटावा पर नई दिल्ली के बढ़ते दबाव और भारतीय चिंताओं को दूर करने के लिए ओटावा के अनैच्छिक संयोजन ने वर्तमान समय में द्विपक्षीय संबंध को गहरे संकट में धकेल दिया है। भारत सरकार का एकमात्र डिमांड है कनाडा से, क्या डिमांड है कि भाई एक बात बताओ, अगर भारत में कोई संगठन रह रहा होता और वो कनाडा के प्रधानमंत्री का हत्या का जश्न मना रहा होता तो हम तो उसको पकड़ के जेल में डालते ना, तो आप क्यों नहीं डाल रहे हो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वो डालते ही नहीं है जेल में, इनको बोलते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी की किलिंग को जस्टिफाई करना कैसे शामिल हो सकता है, या किसी के दूतावास पर जाके अटैक करना कैसे शामिल हो सकता है? तो आप सोचेंगे तो आपको इलॉजिकल लगेगा ये। ओके, वीजा व अप्रवासन नीतियों को लेकर भी चुनौती है। हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई कि भारतीय छात्रों को कनाडा में अध्ययन करने के लिए वीजा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भिन्न रुख, हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। यह संलग्न औपचारिक मुलाकात तक ही सीमित रही। इसके कारण से भी माना जा रहा है कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं। कश्मीर की राजनीतिक स्थिति जैसे मुद्दों पर भिन्न दृष्टिकोण के कारण भी दोनों देशों को राजनयिक संबंध में तनाव होता है। अगला है कृषि व्यापार विवाद को लेकर भी है। भारतीय डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद दानों
कैनोला तेल जैसे विभिन्न उत्पादों के कनाडाई निर्यात पर व्यापार संबंधी चिंताएं भी रखते हैं। ये लोग बोलते हैं कि आप अपने देश में सब्सिडी बहुत ज़्यादा देते हो, जिसके कारण आपका सामान सस्ता हो जाता है और दुनिया में हमें अपना सामान बेचने में कठिनाई होती है। इसको लेकर WTO जैसे संस्थाओं में भी ये लोग जाते हैं। अब आगे की राह क्या हो सकता है, हल क्या हो सकता है? खालिस्तान के मुद्दे को पहले निपटाओ अपने यहाँ। हमारे देश में तो नहीं चल रहा है कनाडा तोड़ो अभियान, नहीं चल रहा है ना ऐसा कुछ, तो ये भी तो आपको सोचना चाहिए। आर्थिक विविधीकरण भी होना चाहिए। उभरती प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, कला प्रदर्शनी, फिल्म समारोह जैसे चीज़ों को बढ़ावा देकर हम अपने रिलेशन को सुधार सकते हैं। पर्यावरण क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं और राजनीतिक संलग्नता को भी बढ़ा सकते हैं। तो भारत और कनाडा रिलेशन जो था ये आज का सबसे मुख्य टॉपिक। अब अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगला न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या अगला न्यूज़? तो बिहार कैबिनेट अप्रूव रिजोल्यूशन डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या है। स्पेशल स्टेटस के लिए इन्होंने बोला है कि रिजोल्यूशन पास कर दिया है और मांग की है ऑफिशियल तौर पर किससे, भारत सरकार से, कि हमें क्या चाहिए, तो हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। अब देखियो बिहार सरकार जो है आजकल फुल फॉर्म में चल रही है, हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस में चल रही है। पहले तो उसने कास्ट सेंसस करवाया जिसके लिए केंद्र सरकार ने मना किया था, लेकिन फिर भी करवाया और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो चल रहा है, अब काम हो चुका है। उसके अलावा आप स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस किस चिड़िया का नाम है और क्या इसके मिलने से क्या फ़ायदा होगा? कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के जीवन का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? तो स्पेशल स्टेटस। आपने देखा होगा जब से सरकार में आए 2004 से कोई ऐसा महीना नहीं बीतता है जब इन्होंने स्पेशल स्टेटस की मांग नहीं की हो, ठीक ना। और क्या होता है वो, उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। क्या संविधान में उसका प्रावधान किया गया है? यूपीएससी ने अपने पीटी एग्ज़ाम में स्पेशल स्टेटस से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है और उसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ था कि इसका जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में किया गया है। तो संविधान में कहीं पर भी स्पेशल स्टेटस की बात नहीं की गई है। कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं लेकिन वो किसी और परिप्रेक्ष्य में है। स्पेशल स्टेटस संविधान में वर्णित नहीं है। अब देखिए क्या होता है। विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है। एक क्या किया है भारत सरकार ने, जैसे आपको सरकार क्या करती है, बांटती है ना कि भाई ये पिछड़े हुए वर्ग हैं तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत दे दो और ये पिछड़े हुए नहीं हैं तो इनके साथ सामान्य व्यवहार हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से भारत सरकार ने भी, भारत सरकार के पास बहुत सारे राज्य हैं तो राज्य जो है उनकी सबकी स्थिति अलग अलग है। तो कुछ राज्यों को भारत सरकार ने ज्योग्राफिकल, से ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, ज्योग्राफिकल भौगोलिक व आर्थिक कारणों के कारण, भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण विशेष अधिकार दे रखे हैं। किसने दिया? केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया है। जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं उनको दिया गया है। इसीलिए बहुत सारे जो अधिकांश राज्य हैं भारत में उनके पास विशेष अधिकार नहीं है। संविधान SC/ES के लिए प्रावधान नहीं करता है। पहला लाइन यही नोट कर लीजिएगा। यह वर्गीकरण बाद में 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। 1969 ईस्वी में 5th जो फाइनेंशियल कमीशन था उसके सिफारिश के आधार पर किया गया। पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर में, असम और नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको पता है कि पहले योजना आयोग हुआ करता था और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नामक एक बहुत ही मजबूत संस्था हुआ करती थी, द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए SCS प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? तो इन सभी के द्वारा। कौन कौन से राज्य भाई? असम, नागालैंड, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना भारत का सबसे नवीन राज्य को यह दर्जा दिया गया था क्योंकि इसे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था, इसलिए दिया गया। बिहार सरकार जो केस लड़ती है ना वो तेलंगाना के नाम पर लड़ती है कि तेलंगाना के साथ कोई भौगोलिक परिस्थिति भी अलग नहीं है, ना तो सामाजिक परिस्थिति ऐसी है, कोई गरीब राज्य भी नहीं है और वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति भी सही है, इकोनॉमिक कंडीशन भी सही है, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हो। तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो भाई, क्यों नहीं दे रहे हो हमें बताओ। तो इसी चीज़ को लेकर केस लड़ रही है। केस क्या लड़ेगी, मतलब आर्गू करते, बार बार पॉलिटिकल पार्टियों का डिमांड होता है। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। इसने सुझाव दिया, देखिए क्या है कि 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर व 3 पहाड़ी राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। अब
शुरुआत में जब तेलंगाना बना था तो उसको दिया गया था, लेकिन बिहार सरकार यही तो बोलती है जब एक बार आपने तेलंगाना को दिया तो आज हमें दीजिए। आज अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो ये है भारत का मैप, तो अगर इसमें यहाँ से शुरू करके ये पूरा हिस्सा जो है ये विशेष राज्य में आता है। उसके अलावा भारत में कहीं पर भी कोई विशेष राज्य नीचे नहीं है, कहीं पर भी कोई विशेष राज्य। ओके, इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के माध्यम से भरा जाए, यानी कि जो संसाधनों की कमी है जिसके आधार पर ये विशेष राज्य की मांग करते हैं दूसरे राज्य, उनको हम कर हस्तांतरण के आधार पर परिपूर्त कर देंगे, उसको फुलफिल कर देंगे हम। केंद्र ने कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 से बढ़ाकर 42% का आग्रह भी किया गया था। SCS विशेष स्थिति से अलग है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित होता है। अब इसमें इन्होंने उदाहरण भी दिए। उदाहरण के अनुच्छेद 367 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। निर्धारक क्या है, तो गॉडगिल सिफारिश समिति के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इन सभी मानदंडों को अब आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये मानदंड पीटी में पूछे जाते हैं। पहाड़ी इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी देश के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति भी होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी होना चाहिए, आर्थिक व आधारभूत संरचना पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य के वित्तीय का अपरिहार्य अव्यवहार्य प्रकृति भी होना चाहिए। अब बिहार के पास कौन कौन सा इसमें, तो जनजातियों का बड़ा हिस्सा ये नहीं है बिहार के पास में, बाकी पहाड़ी इलाका भी नहीं है बिहार के पास में, कम जनसंख्या घनत्व भी नहीं है, जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, पड़ोसी देश के साथ सीमा है, ये सही है, आर्थिक आधारभूत जो अपना संरचना है वो भी पिछड़ा हुआ है, राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति है ये भी पिछड़ा हुआ है अपने देश में, अपने राज्य में। तो ये तीन को तो फुलफिल करता है बिहार स्पेशल स्टेटस के लिए, लेकिन बाकी को फुलफिल नहीं करता है। विशेष श्रेणी के दर्जे का लाभ क्या होता है, किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, सब कुछ भूल जाएगा और कुछ भी याद ना है। तो ये जो 5 मानदंड मैंने बताया है इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा से लाभ क्या होता है बस इसको आपको ध्यान में रखना है। अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75% की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, और जबकि शेष निधि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं जिसमें विशेष राज्यों के लिए 90 रुपया भारत सरकार देती है और 10 रुपया ही उन राज्यों को देना पड़ता है, जबकि बाकी जो राज्य होते हैं उनको 60 और 40 का रेशियो होता है सामान्य तौर पर, कभी कभी 75 और 25 का रेशियो होता है कि 25 रुपया राज्य को खर्च करना पड़ता है, 75 रुपया आपके भारत सरकार खर्च करती है योजनाओं पर। मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना है तो उसमें भारत सरकार ने बोला है कि हम ऐसा करते हैं कि हम 60 रुपया देंगे और बाकी राज्य जो है वो 40 रुपया देंगे, लेकिन स्पेशल स्टेटस के जो राज्य होते हैं उनको 10 रुपया देना होता है, बाकी 90 रुपया कौन देती है, तो भारत सरकार देती है किसी भी योजना को खर्च करने के लिए। वित्तीय वर्ष में अव्यवहित निधि व्यक्तिगत नहीं होती, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में मान लीजिए आपको 4000 करोड़ रुपया दिया भारत सरकार ने खर्च करने के लिए अपने राज्य में ये, और आपने 3000 ही खर्च किया, 1000 रुपये क्या होगा, तो ये लैप्स नहीं होगा, आपका अगले में जुड़ जाएगा, आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वही यहाँ पर किया जाता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं। केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है। जो केंद्र का टोटल बजट में हिस्सा होता है उसमें 30% हिस्सा कहाँ पर जाता है, तो विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाता है। विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में चिंताएं भी हैं, यह केंद्रीय वित्त पर दबाव उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, तो केंद्र सरकार के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वित्तीय बोझ भी बनाती हैं। साथ ही एक राज्य को विशेष दर्जा देने से दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांग करने लगते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार द्वारा की जाने वाली मांग जो है वो क्या है, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पहाड़ी भी है, जनसंख्या भी है, और हमारे यहाँ भौगोलिक ढांचा भी नहीं है सही, हमारा आर्थिक ढांचा भी चरमराया हुआ है, तो कृपया करके हमें विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। तो इसको समझिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आज के लिए। अगला न्यूज़ क्या है, तो अगला है NBFC के बारे में। अब NBFC किस श्रेणी का नाम है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऐसे वित्तीय संस्थान जो बैंकिंग का काम नहीं करती हैं लेकिन वो फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, वित्त व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। इसके बारे में बताऊंगा। इसका क्या है कि NBFC लाइकली टू सी एसेट्स ग्रोथ ऑफ 14 से 17% नेक्स्ट फिक्स का लिया। क्रिसिल, क्रिसिल क्या है, तो ये क्या करती है, तो ये आपका रेटिंग एजेंसी होती है। रेटिंग एजेंसी का क्या तात्पर्य होता है, तो जैसे आप कोई मूवी रिलीज होती है तो आप देखते हो ना कि क्रिटिक्स वगैरह ने उसको कितना स्टार दिया है, कितना उसको सही दिया है, गलत दिया है, 3 स्टार दिया है, 1.5 स्टार दिया है, तो ये तो देखते हो, तो वो क्या क्रिटिक्स होते हैं। उसी प्रकार से ये रेटिंग एजेंसियां दरअसल मूवी को रेट कर रहे होते हैं वो। तो ये जो क्रिसिल जैसी एजेंसियां हैं ये किसको रेट करती हैं, तो ये इकोनॉमी को, बैंकों को, NBFC को रेट करती हैं, रेटिंग देती हैं। इससे क्या होता है, उनमें निवेशक ज़्यादा आएंगे, कम आएंगे। जैसे आपने सुना होगा मूडीज़ की रैंकिंग में भारत का जो रैंक है वो बढ़ गया।
मूडीज़ की रैंकिंग में भारत का इंप्रूवमेंट हुआ है उसके दर्जे में। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि मूडीज़ ने भारत को अच्छा रैंक किया। इससे क्या तात्पर्य होता है? जैसे आपने सुना है किसी फेमस क्रिटिक्स का, न्यूज़ क्रिटिक्स का नाम लीजिए, मूवी क्रिटिक्स का, जिन्होंने मूवी को 3 स्टार दिया है, तो आप क्या सोचते हो कि चलो मूवी अच्छी होगी, जाकर देख कर आते हैं। उसी प्रकार से जब ये दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां किसी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा बोलती हैं या किसी के बैंकिंग जो संस्थान है उसके लिए अच्छा बोलती हैं, तो इससे क्या होता है, उनमें निवेश ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जो बड़े बड़े दुनिया के निवेशक हैं जो करोड़ों अरबों में निवेश करते हैं, उनका विश्वास जागता है उस इकोनॉमी को लेकर, उस वित्तीय ढांचे को लेकर, उस बैंकिंग कॉरपोरेशन को लेकर या उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लेकर। अब देखिए क्रिजिल ने बोला है कि अगले साल भारत का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है आपका सेक्टर, वो क्या करेगा, तो 14 से 17% की ग्रोथ से बढ़ेगा। तो अब ये बता दिया किसने? क्रिजिल ने। तो अब इसका क्या तात्पर्य होगा कि बहुत सारे निवेशक अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो होते हैं, इन दोनों में अंतर होता है, मैं बताऊंगा अभी। बैंक में और इसमें अंतर होता है। वो अंतर यूपीएससी पीटी में सवाल पूछा गया है एनबीएफसी के बारे में कि किसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, कौन इसका माई बाप होता है, तो आरबीआई होता है, मुख्य रूप से वही होता है। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, उन सभी को देखेंगे हम लोग, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में कि ये बताओ कि अंतर क्या होता है बैंकों में और किस में, तो नॉन बैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट में। दोनों तो वित्तीय का ही काम करते हैं, फाइनेंस का ही काम करते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, तो उसी को हम लोग जरा देख लेते हैं। बाकी ये रेटिंग और इम्प्रूवमेंट कितने दर से हो रहा है, कितना परसेंट से ग्रोथ कर रही है, इन सब को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किसको याद रखना है कि रेटिंग एजेंसी क्या होता है, जैसे क्रिजिल है, जैसे और भी बहुत सारे, जैसे मूडीज़ का आपने नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे हैं। और क्या रखना है आपको याद, तो एनबीएफसी क्या होते हैं, बस यही याद रखना है। ओके, छोटा सा ही बताऊँगा एनबीएफसी के बारे में। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, ये जीएस का भाग है आपका इकोनॉमिक्स का, सही सुन रहे हैं आप। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसके माध्यम से सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के द्वारा कौन कौन से काम की जाती हैं। तो ये कंपनियां, देखिए यहाँ पर सीधा आ जाइए, लीजिंग, खरीद बिक्री, बीमा व्यवसाय, एलआईसी किस में आएगा, बैंकिंग में आएगा कि नॉन बैंकिंग में आएगा, मुझे बताइएगा। चिट व्यवसाय जैसे प्रकृति की होती हैं, बैंकों में जो आप पैसा जमा करने जाते हैं और उसको आप जब मर्जी तब निकालते हैं, वो चीज़ नॉन बैंकिंग में नहीं होता है। सामान्य भाषा में कह रहा हूँ, आप एलआईसी में आप कभी भी जाकर पैसा जमा करके फिर एटीएम कार्ड लेके पैसा निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या 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 कह रहा हूँ। और यही वो अंतर है जिसको अर्थशास्त्री लोग मांग जमा नहीं कर सकते, ये सब बड़ी बड़ी भाषाओं में लिख देते हैं। अंतर बस यही है, ठीक है, लेकिन दोनों ही देश के वित्त के लिए ज़रूरत होते हैं। ओके, देखिए अगला क्या है, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसी संस्था शामिल नहीं होती जिनका मुख्य व्यवसाय, देखिए इसमें कौन सी संस्था शामिल नहीं होगी, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी सामान की खरीद बिक्री एवं अचल संपत्ति की खरीद निर्माण से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। इसमें ऐसी संस्थाएं शामिल नहीं होती हैं। एक गैर बैंकिंग संस्थान जो कि एक कंपनी होती है तथा जो किसी भी योजना या व्यवस्था का एक मुश्त या किस्तों में अंशदान या किसी अन्य तरीके से जमा करने के मुख्य व्यवसाय में शामिल है, वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी होती है। एनबीएफसी की विशेषता क्या क्या होता है, तो एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता। वही जो मैंने आपको बोला है कि मांग जमा ये स्वीकार कभी भी नहीं कर सकता एनबीएफसी, ठीक है। एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते हैं, स्वयं चेक जारी नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि अपना चेक होता है एलआईसी का, वो किसी और बैंक के चेक द्वारा आपको पे कर सकते हैं, वो अपना चेक जारी नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अंतर इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को जमा बीमा, क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो ये एनबीएफसी की कुछ पहलुएं होते हैं, आप समझ गए होंगे। जो बीमा कंपनी होती है वो एनबीएफसी में आएगा और जो एसबीआई है वो बैंकिंग कंपनी हो गई। दोनों में अंतर तो पता चल गया होगा, दोनों हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, तो बहुत ज़रूरी होते हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी का आया है, साल में जारी होता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपीएससी पीटी, यूपीएससी मेंस, बीपीएससी पीटी, बीपीएससी मेंस, सभी जगहों पर इससे आपके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसका रिपोर्ट जो है, इसका रेफरेंस दे सकते हैं आप इकोलॉजी से जुड़े हुए सवाल में, पर्यावरण से जुड़े हुए सवाल में, वहाँ पर आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका शीर्षक एमिशन गैप रिपोर्ट 2023, बोकन रिकॉर्ड
टेम्परेचर हिट न्यू हाइट येट वर्ल्ड फेस टू कट एमिशन अगेन, जिसमें कहा गया है कि तापमान वृद्धि खतरनाक स्थिति से बचने के लिए तत्काल जलवायु कार्रवाई महत्वपूर्ण होता है, ये इसमें कहा गया है। यह रिपोर्ट का 14वां संस्करण होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। गंदे पीसीएस वाले ये भी दे देते हैं कि ये रिपोर्ट का 12वां संस्करण था, ये 14वां संस्करण था। जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भविष्य के रुझानों को देखने और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती के संभावित समाधान प्रदान करने के लिए जलवायु वैज्ञानिकों को एक साथ लाती है और क्या करती है कि भाई ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन हो रहा है उसके बारे में ये रिपोर्ट लेकर आती है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले तो क्या है ये एमिशन गैप रिपोर्ट? यूएनईपी की वार्षिक यानी कि साल में एक बार जलवायु वार्ता से पहले हर वर्ष लॉन्च की जाने वाली स्पॉटलाइट रिपोर्ट है। साल में एक बार जब जलवायु वार्ता होती है यूएनईपी में, उससे पहले यूएनईपी ये रिपोर्ट जारी कर देती है। ईजीआर वर्तमान में देशों की प्रतिबद्धताओं यानी कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया हुआ है के साथ वैश्विक उत्सर्जन यानी कि ग्लोबल रूप पर एमिशन व वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का स्तर के बीच अंतर को ट्रैक करती है कि जो आपने कमिटमेंट किया है, ठीक है, और जो दुनिया में उत्सर्जन हो रहा है अभी, और जो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर बना कर रखना चाहते हैं 2100 ईस्वी तक, उसके बीच में कितना ज़्यादा संयोजन हो रहा है कि तीनों अलग अलग हैं। ये बोल रहा है कि हम प्रतिबद्धता तो बहुत सारे कर लिया हमने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इमिशन में कटिंग हो ही नहीं रहा, इमिशन तो उतना ही हो रहा, बढ़ ही रहा इमिशन। और फिर हम बोलते हैं कि हमें पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से भी रोकना है। तो ये सब चीज़ें साथ में नहीं हो सकती हैं। ये कौन बोलता है? तो ये ईजीआर के तहत ये चीज़ डिसाइड किया जाता है कि भाई तीनों चीज़ में कम से कम सही से तारतम्यता बैठे, तीनों चीज़ सही से काम करें। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। तापमान वृद्धि पर्यवेक्षक पहला है ये। पेरिस समझौते के तहत मौजूदा प्रतिज्ञाओं ने विश्व को इस सदी के अंत तक पूर्व औद्योगिक स्तर से यानी कि जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ उससे पहले से 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की दिशा में अग्रसर किया है। पेरिस समझौता पार्टियों को COP21 के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐतिहासिक पर्यावरण समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभाव को संबोधित करने के 2015 में अपनाया गया था। तापमान वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में 28 से 42% कटौती करने की हम लोग बात कहाँ पर करके आए हैं? तो COP21 2015 पेरिस समझौता में हम करके आए हैं, जहाँ पर मोदी जी भी गए थे। वैश्विक उत्सर्जन रुझान 2022 में ग्रीन हाउस गैस का 57.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एक नया रिकॉर्ड सामने आया जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। हमने कमिटमेंट किया था कि हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे और हमने लगभग 1.5% उत्सर्जन जो है वो ज़्यादा किया है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि कमिटमेंट तो सारे देश करते हैं कि हम कटौती करेंगे, लेकिन कटौती नहीं हो पा रही है और इसका भुगतान कौन भोगते हैं? तो गरीब देश और विकासशील देश इसका भुक्तभोगी होते हैं। 100 वर्ष की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के साथ जीवाश्म CO2 उत्सर्जन वर्तमान GHG उत्सर्जन का लगभग 2/3 है। कई डेटा सेट के अनुसार 2022 में जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.8 से 1.5% के बीच बढ़ा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है जीवाश्म ईंधनों से वो बढ़ गया है फिर से। सही सुन रहे हैं आप, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है वो फिर से। GHG ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन के समग्र वृद्धि में मुख्य योगदान करता था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जो वृद्धि हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो जीवाश्म ईंधन का ही था। फिर से वो कम हम नहीं कर पा रहे हैं। 2022 में फ्लोराइड युक्त गैसें यानी कि CFC जो होती हैं और जो और भी फ्लोराइड युक्त गैसें होती हैं उन सभी का उत्सर्जन में 5.5% बढ़ गया है। मीथेन 1.8% और नाइट्रस ऑक्साइड में 0.9% की वृद्धि हुई है। यही सब तो मुख्य क्या है? तो ग्रीन हाउस के गैसें हैं जो क्या करती हैं? तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं। समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या रखा था। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ इसके द्वारा आप अपने तर्कों को दे सकते हैं कि एग्ज़ाम में कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कटौती करने के लिए हमें कमिटमेंट तो की है, लेकिन वो आपका पेपर पर ही कमिटमेंट है, वास्तविकता में वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। G20 देशों में GHG उत्सर्जन में वर्ष 2022 में 1.5% की वृद्धि हुई है लगभग में। हालांकि सदस्य देशों के उत्सर्जन में भिन्नता है। चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जबकि ब्राज़ील, यूरोप संघ व रूसी
संघ में इसमें कमी आई है। रूस, ब्राज़ील व यूरोप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आई है। वहीं भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्धि आई है। G20 की बात हो रही, G20 के सारे सदस्य हैं और उत्सर्जन में G20 का योगदान 76% है। जो पूरे दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो G20 के देशों का है, जिनका उत्सर्जन में योगदान है 76% का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन यही देश करते हैं, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी के देश हैं सारे। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र से उत्सर्जन, अब कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसों का? ऊर्जा आपूर्ति, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा वही लोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उद्योग, फिर कृषि, एग्रीकल्चर। मीथेन का उत्सर्जन धान के खेत से सबसे ज़्यादा होता है और पशुओं के गोबर से और पशुओं के गंध से। सही सुन रहे हैं आप? किसका? तो मीथेन का उत्सर्जन। एक तरह का घास ही बनाया गया, पशु चारा, जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो खिला देने से पशुओं के जो मल होते हैं उनसे क्या होगा? तो मीथेन का उत्सर्जन नहीं होगा, या मुख से मीथेन का उत्सर्जन नहीं होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो कृषि जो है वो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। भूमि उपयोग परिवर्तन व वानिकी, इन सब के कारण भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है। परिवहन व भवन निर्माण भी है, यहाँ पर देखिए परिवहन व भवन। 2022 में ऊर्जा आपूर्ति 20.9 GTCO2 था, उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके बाद उद्योग, फिर कृषि, फिर परिवहन, फिर भवन का स्थान आता है। उत्सर्जन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसमें अंतर को कम करने के लिए कौन कौन से सिफारिशें की गई हैं। तो निम्न कार्बन विकास, वैश्विक निम्न कार्बन विकास परिवर्तन की आवश्यकता है। विशेष रूप से ऊर्जा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की, भाई जो आप ऊर्जा उत्पादन जो कर रहे हो जिससे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, क्यों ना उसको आप कम कर रहे हो, क्यों ना उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में शिफ्ट कर रहे हो। इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार लाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हम उसको चार्ज करने के लिए जो घर में बिजली ला रहे हैं उस बिजली का उत्पादन कोयला से हो रहा है। तो ये कोई भी फ़ायदा हुआ? बताइए मुझे, सड़क पर इलेक्ट्रिक कार चलाने का कोई भी फ़ायदा हुआ? जब कोयला जलाकर ही उसको बिजली को देकर चार्ज करना है कारों को या बाइकों को, तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा तो तब होता जब कोयला की जगह यहाँ पर भी सोलर एनर्जी या कोई और रिन्यूएबल स्रोत होता, तब जाके पूरा साइकिल रिन्यूएबल होता। अगर आपने गाड़ी को इलेक्ट्रिक कर भी दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप गाड़ी को जहाँ से चार्ज कर रहे हैं, जहाँ से एनर्जी स्रोत आ रहा है आपके घर में, जब तक वो आपका 100% सफ़ेद नहीं होगा तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जीवाश्म ईंधन का हमें विकल्प ढूंढना चाहिए। समर्थन व वित्त पोषण की भी कमी है। उत्सर्जन की अधिक क्षमता और जिम्मेदार वाले देशों को अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई करके विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। जो डेवलप्ड नेशन हैं उनको, डेवलपिंग नेशन को वित्तीय रूप से कमज़ोर देशों को पैसा देकर मदद करना चाहिए, तकनीक देकर मदद करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की अधिक आवश्यकता होगी। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के नए तरीके कई जोखिम वाले हैं और तरीकों को ढूंढा भी जा रहा है कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। भारत सरकार ने कौन कौन सी पहले की हैं तो ध्यान में रखिएगा। भारत स्टेज 4 की जगह पर भारत स्टेज 6 का मानदंड लाया गया है। उजाला योजना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की भी शुरुआत की है और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी हमने बनाया है। 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का भी हमने लक्ष्य रखा है और भारत द्वारा अपने NDC का अद्यतन भी किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कई बार PT में इससे जुड़े हुए फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। 5 जून 72 को स्थापित एक अग्रणी पर्यावरण प्राधिकरण है। यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। यही आपके सवाल का सबसे मुख्य हिस्सा होगा। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूल अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्टर्स इनटू हेल्दी प्लैनेट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, ये सब इसके रिपोर्ट हैं। प्रमुख अभियान है बीट पॉल्यूशन और UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये सब इसके प्रमुख अभियान हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक था और पढ़िए। और क्या बोलूँ मैं, हारिए मत इतना जल्दी कि भाई नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये होगा, वो मार्क्स कम आए, ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं करती है आपका फ्यूचर। मार्क्स कम आए तो उठाकर मार्कशीट को फेंक दो अगर डिमोटिवेट कर रहा है, या तो मोटिवेशन लेना तो सामने लगा दो कि आज अगर 60 नंबर लाया है तो अगली बार 120 लाना है। कुछ तो कमिटमेंट दिखाओगे ना आप, तभी तो होगा ना। बिना कमिटमेंट के दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता है।
सिर्फ सोच लेने से कोई कलेक्टर IAS IPS नहीं बनता है गुरु, उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। इंस्टाग्राम रील पर मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, यूट्यूब पर मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब तक आप किताब खोलकर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपका कहीं पर भी कोई होने जाना है नहीं। ठीक है, अब आप परेशान होंगे। एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, जो लोग बोलते छोड़ देंगे, आप मुझे बताइएगा क्या करोगे अगर आप छोड़ दोगे तो? कोई और ऑप्शन है आपके पास? एक और अंतिम प्रयास कर लीजिए इसमें, उसके बाद नहीं हुआ तो कोई और विकल्प तलाश लेंगे। लेकिन 70 BPSC जो है वो आपको पैटर्न पता चल गया है, 69 का पैटर्न नहीं पता था आपको, तो 70 BPSC का पैटर्न पता है, सब कुछ पता है, सिलेबस पता है। पढ़ लो यार एक बार, क्या पता हो जाए उसमें। नहीं होगा तो फिर छोड़ दीजिएगा। और मैं क्या बोलूँ आपको, मैं तो अपनी तरफ से यही बोल सकता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, बात कर लेंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।